नमस्कार दोस्तों, वसुधैव IAS अकादमी के इस खास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे ईरान के बारे में। ईरान में जो मौजूदा वक्त में जो हालात पैदा हुए हैं उन पर आपकी नज़र ज़रूर होगी। आप सुनते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी। वहाँ के बताता चलूँ कि वर्तमान वक्त में वहाँ के हालात बेहद नाजुक हैं और लगभग एक महीने से मास लेवल पर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ, और प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपनी मांगों को लेकर। और आज हम उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम जानकारी देने जा रहे हैं। इस मास लेवल प्रोटेस्ट के पीछे रीजन्स क्या हैं, काजेज क्या हैं, जो रेज है जनता का, जो अनरेस्ट है वहाँ ईरान में, उसके पीछे रीजन्स क्या हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम इसके काजेज पर, जो काजेज है, रीजन्स है, उस पर बात करेंगे। फिर रोल ऑफ आयतुल्लाह खामनेई, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं वर्तमान में, आयतुल्लाह खामनेई, उनकी भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, उनको लेके वहाँ की जनता क्या कर रही है। और नेक्स्ट है रोल ऑफ USA एंड इजराइल। इस प्रोटेस्ट के पीछे इजराइल और अमेरिका का क्या हाथ है, क्या रोल है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ लगभग जो अंदरूनी हालात हैं, वहाँ लगभग 10 से 15 हज़ार लोग मारे जाने की सूचना मिल रही है। बट कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर बैन है, सूचनाएं बहुत छन कर आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो हालात हैं उसके बेस पर लोगों का एंटिसिपेशन है कि लगभग 10-12 हज़ार लोग मारे गए हैं और लगभग 300-350 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़ फोड़ कर दी गई है। इतना ज़्यादा गुस्सा है। और लगभग 50,000 लोग इस समय ईरानी पुलिस और आर्मी की हिरासत में हैं। तो अब आप हालात देख सकते हैं कि क्या है। इसी बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दिए गए थे इनके द्वारा, जिनको लेकर ईरान में और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है। ईरान ने कहा था कि, धमकी दिया था कुछ दिन पूर्व ईरान को, तेहरान को, कि अगर आप वहाँ के जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट आपने किसी तरह का एक्शन लिया, कोई कार्रवाई किया, तो हम इसका बदला लेंगे, हम इस पर आप पर आक्रमण करेंगे। और उन्होंने जो सबसे अलार्मिंग और सेंसिटिव संवेदन दिया कि हेल्प इज़ ऑन द वे, यानी मदद जो भेजी जा रही है वो रास्ते में है। इसको लेकर और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ईरान ने अपने फ्लाई जोन को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। और सबसे अलार्मिंग है कि भारतवर्ष ने भी एडवाइजरी जारी कर अपने वहाँ जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स ईरान में रह रहे हैं, उनको तत्काल ईरान छोड़ देने की एडवाइजरी जारी किया है, निर्देश जारी किया है। और इन्हीं चीज़ों को लेके युद्ध की आशंका जताई जा रही है। वार की किसी भी समय आशंका ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। और किसी भी स्थिति में, किसी भी समय स्थिति वहाँ की नाजुक हो सकती है। और इसके बदले में ईरान ने भी धमकी दिया है कि अगर आप हमें आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिए, और अगर आपने ईरान पर आक्रमण किया तो हम आपके सऊदी अरबिया, कुवैत, जो उनका अल उदीद एयरपोर्ट है, लगभग वहाँ 10,000 सैनिक रहते हैं, अमेरिका के एयरबेस है, बहुत बड़ा, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस है अल उदैद, जो कतर में स्थित है। ईरान ने कहा कि हम उस पर हमला करेंगे, इजराइल पर करेंगे, और जहाँ जहाँ आपके बेसेज हैं, एयर बेसेज हैं, वहाँ हम कार्रवाई करेंगे अगर आपने हमें छेड़ा, अगर हमारे खिलाफ युद्ध किया या ईरान पर आक्रमण किया। और अल उदीद के बारे में मैंने बताया कि कतर का अमेरिकन सबसे बड़ा एयरबेस है, वहाँ लगभग 10 से 12 हज़ार सैनिक रहते हैं। आइए देखते हैं साथियों, ईरान मैप में ईरान की क्या स्थिति है मिडिल ईस्ट में। ये ईरान है, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, टर्की, सीरिया, ये आसपास के सारे कंट्रीज हैं जिनको लेकर आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। अब कुछ हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ईरान की जो इंटरनल पोजीशन है उसके बारे में। देख रहे हैं ये मास लेवल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। और ये औरतें
अपने नकाब जला रही हैं, अपने बाल काट कर आग के हवाले कर रही हैं, कपड़े उतार कर मॉडर्न जीन्स और टी शर्ट पहन रही हैं। ये स्थिति वहाँ की बनी हुई है। आयतुल्ला खामनेई साहब की ये फ़ोटो है और आसपास की सिनेरियो आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। खामनेई साहब की फ़ोटो लोग इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इसकी नाकदरी कर रहे हैं। अब मेन काज पर आते हैं, जो आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट इन ईरान। मेजर कॉजेज क्या हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है, जो यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विसेज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर इन्हीं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ताकि उनको समझ आ सके। सबसे पहले इन काजेज पर, जो अनरेस्ट या प्रोटेस्ट के काजेज हैं, उन पर बातचीत करने के पहले हम ईरान का एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहेंगे कि ईरान था क्या, उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो आप अनरेस्ट के काजेज, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, उनको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। साथियों, एंशिएंट पीरियड में ईरान को पर्सिया कहा जाता था। पर्सिया, जिसको लगभग 550 ईसा पूर्व में साइरस महान ने अचेमिड साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था, साइरस महान। और उसके बाद मिडिल एंशिएंट पीरियड में ही सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य को हराया था। जो फारसी इंपायर था एंशिएंट पीरियड में ईरान में, उनको हराया था। और इसके बाद ईरान पर पर्शियन और सासानियन वंशों ने राज्य किया। फिर उसके बाद ईरानी संस्कृति को मजबूत किया सासानियों ने। ईरानी कल्चर को, ईरानी हेरिटेज जो है, कल्चर है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। और सासानी जो रूलर्स थे, इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पर पहुंचाया था। उसके बाद एंट्री होती है इस्लाम की, और ईरान में लगभग 7वीं सदी में जो खलीफा थे अबू बकर के बाद अबू बकर के बाद उमर फारूक, जो सेकंड खलीफा इस्लामी साम्राज्य के हुए थे, उनके पीरियड में यहाँ अटैक किया गया था ईरान में, और ईरान को इस्लामी देश में धीरे धीरे कन्वर्ट कर लिया गया, और ये आज की डेट में इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका है। बाद में ईरान शिया इस्लाम का प्रमुख केंद्र बना। आज भी यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज शिया। अब पहलवी ईरान में जो मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल में पहलवी वंश की जो इस्टेब्लिश होता है, रेजा शाह पहलवी, एक पहलवी शासक थे रेजा शाह पहलवी। इन्होंने 12 दिसंबर 1925 को ईरान की सत्ता को संभाला था। और उस समय जो रूलर्स थे, उनको शाह कहा जाता था, ईरान के शाह। तो रेजा शाह पहलवी डायनेस्टी के पहले रूलर थे, जिससे वह ईरान के पहलवी राजवंश के पहले शासक बने। रेजा शाह पहलवी ने आधुनिक ईरान की नींव डाली थी। दिस इज रेजा शाह पहलवी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ईरान। और 1935 में, अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये पर्सिया पहले ईरान का नाम था या फारस था। अब इसको जो है पर्सिया से ये ईरान कब हुआ, ये मेजर क्वेश्चन बनता है जनरल नॉलेज का। तो 1935 में पर्सिया का नाम बदलकर ईरान रख दिया गया, जो आज तक मौजूद है। उसके बाद रेजा शाह के बाद मोहम्मद रजा शाह का शासनकाल आता है, और ये 1941 से लेकर 1979 तक ये ईरान के शाह रहे। और इन्होंने पश्चिमी शैली अपनाई। उस समय इन्हीं के पीरियड में ईरान को फैशन आइकॉन कहा जाता था, यानी यहाँ का ड्रेस कोड जो था वो पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड माना जाता था। यहाँ की इतने फैशनेबल लोग थे कि पूरी दुनिया के लोग इनको फॉलो करते थे। और ये कम्प्लीटली ईरान को वेस्टर्नाइज कर दिया था, पश्चिमीकरण कर दिया था मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जो 1979 तक ईरान की रिवॉल्यूशन तक वहाँ के शासक थे। और बाद में
वहाँ की जनता इनके प्रति विद्रोह किया, सड़कों पर आई। जो आज माहौल थे वही 1979 में था और इनको देश छोड़कर भागना पड़ा और जाके ये मिस्र काहिरा में शरण लिए थे। लेकिन राजनीतिक असंतोष इनके पीरियड में बढ़ता गया इन्हीं वजह से, और 1953 में प्रधानमंत्री मुसद्देक को हटाया गया और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन की भूमिका प्रमुख थी। उस समय 1953 में भी एक तख्ता पलट हुआ था ईरान में। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर मुसद्देक थे। इनको हटाकर इंग्लैंड और अमेरिका ने मोहम्मद रज़ा पहलवी को यहाँ की गद्दी सौंपा था, ईरान का शाह बनाया था। अब अमेरिका ने शाह को समर्थन क्यों दिया था, अहमद शाह को 1953 में क्यों बैठाया, इसलिए उनको ईरान की इस सत्ता पर काबिज कराया कि अमेरिका चाहता था कि ईरान में कम्युनिज्म न फैले, सोवियत यूनियन का प्रभाव रोका जाए और तेल पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहे। और ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना रहे, एक मजबूत देश अमेरिका के साथ खड़ा हो। ये पॉलिसी थी 1953 में अमेरिका की। और इसी अमेरिका ब्लाइंडली इनको सपोर्ट करता था अहमद रजा पहलवी को, और इन्होंने सेना को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए अमेरिका ने, और जो वहाँ की गुप्तचर एजेंसी सेवक थी उसको सूचनाएं प्रदान करते थे। शाह की तानाशाही पर जो अहमद रजा पहलवी ये इस कदर निरंकुश हो चुके थे कि जनता इनसे उब चुकी थी और अमेरिका इनकी हर हरकत पर अपने स्वार्थ में आंख मूंदे रहता था। अब शुरू होता है सेकंड फेज। पहलवी, अहमद रजा पहलवी के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इनके असंतोष के जो कारण थे वो ईरानी जनता मानती थी कि शाह रजा पहलवी ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं और ईरान की जो कल्चर है और जो इस्लामिक पहचान है उसको अहमद रजा पहलवी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बड़ा रोष था उस समय ईरानियंस में। अमेरिका ईरान की राजनीति में भी दखल दे रहा था, ऐसा वहाँ के लोगों को मानना था थी। इसलिए अमेरिका के खिलाफ गहरा असंतोष भी था, एज वेल एज ईरान के साथ साथ अहमद रजा पहलवी के साथ साथ ईरान के विरुद्ध भी अमेरिका के विरुद्ध भी ईरानियों की नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। और इस नाराज़गी का जो रिजल्ट होता है वो कन्वर्ट होता है रिवॉल्यूशन ऑफ 1979, यानी ईरान की क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। और उस समय हालात इस कदर नाजुक हो गए कि अहमद रजा पहलवी को ईरान छोड़ना पड़ा और अमेरिका के कहने पे ये ईरान छोड़ दिए और जाके काहिरा में मिस्र में शरण लिए। 16 जनवरी 1979 को अहमद रजा पहलवी इस इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान को छोड़ देते हैं और जाकर शरण लेते हैं। शरण काहिरा में यानी मिस्र में ली जाती है इनके द्वारा। आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी। अब आफ्टर ईरानियन रिवॉल्यूशन इन 1979 में ही आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। साथियों एक चीज़ और मैं बता दूं कि ईरान में 2 खुमैनी हुए हैं, आयतुल्लाह खुमैनी हुए हैं, जिनको लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था। जो 1979 में जो क्रांति हुई थी उस समय जो सुप्रीम लीडर बने थे उनका नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। और जो वर्तमान में है उनका नाम है आयतुल्लाह अली खामनेई। पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और जो वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है आयतुल्लाह अली खामनेई। ये दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग एक ही नाम, क्योंकि पैरिटी इस नाम में इतना ज़्यादा है कि लोग दोनों को एक ही व्यक्ति समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यानी इस्लामी रिपब्लिक की स्थापना होती है और वो निज़ाम, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिस्टम आज भी चला आ रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी इस्टेब्लिश होते हैं। और इन्होंने उसी समय अमेरिका से इतना नाराज़ थे और जनता की भावनाओं को देखते हुए अमेरिका को ये आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने शैतान कहा था कि अमेरिका शैतान है
और इससे लेके भी दोनों देशों में नाराज़गी बढ़ती गई। और इसके बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के करीबी सहयोगी, ये दूसरे जो मैं बता रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई, ये इनके बेटे नहीं थे, इनके सन नहीं थे रूहुल्लाह खोमेनी के, ये इनके हेल्पर थे, उस समय सहयोगी थे। और इन्होंने 1979 की जो ईरानियन रिवॉल्यूशन थी उसमें चढ़ बढ़ कर आयतुल्लाह खोमेनी के साथ भाग लिया था, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के साथ। तो इनके क्रांति के समय इनके समर्थक थे। अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति के रूप में 9 अक्टूबर से 1989 तक, यानी 81 से लेकर 89 तक आयतुल्लाह अली खामनेई, जो वर्तमान में सुप्रीम लीडर हैं, ईरान के राष्ट्रपति रहे। और 1989 में रूहुल्लाह खोमेनी की जो डेथ होती है उसके बाद आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। ये वहाँ का इतिहास है। और आयतुल्लाह अली खामनेई 89 से लेके ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और आज भी इसी पद पर हैं। ईरान की राजनीतिक, धार्मिक और सहन शक्ति के केंद्र, जो सुप्रीम लीडर हैं वो केंद्र माने जाते हैं। पॉलिटिकल, रिलीजियस और आर्मी पावर का केंद्र बिंदु माना जाता है। सारी शक्ति सर्वोच्च नेता में निहित होती है, यानी सुप्रीम लीडर में, जिस पद पर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है दैट इज इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट पीपल, ये इनके अंडर में होते हैं। सुप्रीम लीडर के अंडर में प्रेसिडेंट ईरान होता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम लीडर का चुनाव कैसे होता है। इसको लेके वर्तमान में ईरानी जनता में बेहद नाराजगी है, असंतोष है, अनरेस्ट है। ईरानियंस का ये कहना है कि जो सुप्रीम लीडर चुने जाने की कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है और इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। जनता डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को चुने, इस तरह की व्यवस्था निजाम वहाँ के लोग चाहते हैं। आइए देखते हैं कि सुप्रीम लीडर का जो इलेक्शन होता है वर्तमान में कैसे होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट चुनती है, न कि डायरेक्ट जनता के 88 धार्मिक विद्वानों द्वारा चुना जाता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में 88 रिलीजियस स्कॉलर हैं जो सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, जिनका चुनाव जनता करती। और इनका जो रिलीजियस लीडर हैं जो 88 सुप्रीम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के, इनको जनता चुनती है। और ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के 88 सदस्य सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। ये वहाँ की व्यवस्था है। अब ईरान के राष्ट्रपति वर्तमान में मसूद पेजेस्कियन है, जो 28 जुलाई में 24 को शपथ ली थी। और ईरान में राष्ट्रपति को सीधे जनता के वोट द्वारा चुना जाता है। जैसे यहाँ जो व्यवस्था वहाँ ईरान में है, वो राष्ट्रपति को ही जनता चुनती है, न कि सुप्रीम लीडर को। इसको लेकर भी वहाँ की जनता में काफ़ी असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट की तरह सुप्रीम लीडर का भी चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाए। अब देखते हैं कि जो डिससेटिस्फैक्शन है वर्तमान में जो काजेज हैं, डिससेटिस्फैक्शन है, चाहे खामनेई जी के प्रति हो, आयतुल्लाह अली खामनेई जी के लिए हो, या वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए हो, या अदर लीडर्स के लिए हो, वहाँ के सिस्टम के लिए हो, उन पर हम बारी बारी चर्चा करते हैं। एक तो जो मेजर रोष है इस समय, एंगर है आयतुल्लाह अली खामनेई जी के लिए, वह है कि लॉन्ग रिजीम फ्रॉम 81 टू टिल टुडे। ये 1981 से 89 तक एज ए प्रेसिडेंट रहे, ईरान के प्रेसिडेंट रहे आयतुल्लाह अली खामनेई। और 1989 से आज तक टिल टुडे ये वहाँ के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। और आप ये समझिए कि इस तरह से लगभग 47-48 साल से ईरान की गद्दी पर, ईरान की सत्ता पर काबिज हैं आयतुल्लाह अली खामनेई जी।
तो इसको लेकर भी वहाँ के लोगों में भारी विवाद है। अब वहाँ के लोग इतने, और अब ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड एज के में हैं, इसको लेकर भी वहाँ की जनता में असंतोष है कि अब इनको हट जाना चाहिए और इनकी जगह किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए ईरान की सत्ता संभालने के लिए। और नेक्स्ट है, इन लोगों की जो पॉलिसीज़ थी, इन्हें जो वहाँ के लीडर्स हैं या जो सुप्रीम लीडर्स हैं या जो वर्तमान में ईरान की पॉलिसी है, उसको लेकर अमेरिका ने डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शन इम्पोज कर रखे हैं। और इन्हीं सैंक्शन के तहत और वहाँ की जो इंटरनल पॉलिसी है, जो प्रॉक्सी संगठन है जैसे हमास है, हुती हैं, हिजबुल्ला और शिया मलेशिया, इनको काफ़ी फाइनेंशियल एड दी जाती है, जिसको लेकर भी वहाँ के लोग नाराज़ हैं। वो इन्हीं की पॉलिसी है। और अमेरिका इजराइल से इनकी तनातनी रहती है, जो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल दोनों पॉलिसी की वजह से वहाँ की जनता नाराज़ है। और जो अमेरिकन सैंक्शन है और उसके जो एलाइड कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो सैंक्शन इम्पोज किया गया है, उसकी वजह से यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसको लेकर वहाँ लोग सड़कों पर है। इकोनॉमिक क्राइसिस में पहले है हाई इन्फ्लेशन, यानी प्राइस राइज है, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि वहाँ की जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पॉलिसीज और अमेरिकन सैंक्शन की वजह से वहाँ की कंपनियाँ बंद हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, जिसको लेके अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की स्थिति क्रिएट हो गई है। और वहाँ की जो करेंसी है रियाल, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, उसका डिवैल्यूएशन हो गया, उसका मूल्य जो है घटता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। ये भी एक महंगाई की वजह है। पीपल ब्लेम लीडरशिप फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। वहाँ की जो जनता है वो सीधे आरोप लगा रही है वहाँ की पॉलिसी पर और मिसमैनेजमेंट। सैक्शन एंड पुअर गवर्नेंस इंक्रीज द पॉवर्टी। और जो पॉवर्टी है, जीडीपी है, वो भी घट रही है। इंडस्ट्री, कारखाने वहाँ बंदी के कगार पर हैं। और नेक्स्ट है जो एंगर, जो रोष है जनता में, कंटेंशन है, जो विवाद है जिसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, उसमें एक बड़ा काज पॉलिटिकल सप्रेशन का है कि ईरान की जनता के प्रोटेस्ट का या जो उसमें नाराजगी है उसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल सप्रेशन। नो फ्री इलेक्शन फॉर सुप्रीम लीडर्स। मैंने ऑलरेडी इस बारे में आपको बताया कि सुप्रीम लीडर का जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं होता, एक काउंसिल द्वारा होती है, काउंसिल के सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। और इसीलिए वहाँ की जनता मांग कर रही है कि डायरेक्ट चुनाव पब्लिक द्वारा किया जाए सुप्रीम लीडर का। अपोजिशन लीडर्स आर अरेस्टेड। वहाँ के ज़्यादा जो बड़े अपोजिशन के लीडर्स हैं वो आजकल जेल में हैं, उनको जेल में रखा गया है। प्रोटेस्टर आर क्रस्ड यूजिंग फोर्स। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी क्रश किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। इंटरनेट शटडाउन्स आर कॉमन। वहाँ अक्सर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि लोगों को सूचनाएं इधर उधर देने में दिक्कत हो, और इसलिए भी इस जनता में रोष है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम इज द मेजर कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट इन ईरान। इसमें स्ट्रिक्ट ड्रेस कोडेड है और सोशल रिस्ट्रिक्शन है। अभी इस पर हम बात करेंगे कि वहाँ औरतों के लिए एक हिजाब पहना पब्लिक प्लेसेस पे मस्ट है, और उसके लिए एक मॉरल पुलिस है। अगर कोई लेडीज हिजाब नहीं पहनती है तो मॉरल पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। वुमेन एंड यूथ डिमांडेड मोर फ्रीडम। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और वेस्टर्न कल्चर से कोई प्रभावित रहे बिना कैसे रह सकता है, तो वहाँ का जो यूथ है और जो लेडीज हैं, औरतें हैं, वो वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सोशल रूल्स हैं, उनको लेके, ड्रेस कोड है, उनको लेके काफ़ी विवाद है और उसको लेकर असंतोष है। रिलीजियन कंट्रोल ओवर लाइफ स्टाइल क्रिएट्स एंगर। जो रिलीजियस, धार्मिक कंट्रोल जीवन के हर पहलू पर है, इससे ईरान की जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। और अब इस तरह का न सोशल न रिलीजियस किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन अब नहीं चाह रही है, इस लबादे को उतार कर फेंकना चाह रही है। और सबसे बड़ा जो ईरान में जो प्रोटेस्ट शुरू होने का या नाराज़गी बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हिजाब है। हिजाब औरतों के लिए ईरान की जो 1979 में क्रांति हुई थी, उसके लिए
उसके बाद से महिलाओं के लिए सार्वजनिक तौर पर हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। यानी कोई भी महिला अगर पब्लिकली जाती है तो हिजाब उसके लिए पहनना मस्ट है। और महिलाओं को सिर, बाल और शरीर ढकना चाहिए, पूरी शरीर। एक कवर अपरन आता है जिसको बुर्का कहते हैं, और उससे उनके शरीर को ढकना चाहिए। केवल हाथ और चेहरा दिख सकता है, बकिया पूरा बॉडी उनकी ढकी होनी चाहिए। टाइट कपड़े पहनना, ज़्यादातर शरीर को दिखाने वाले कपड़े पहनना, इस तरह की इस ड्रेस कोड पर वहाँ पूरी तरह से पाबंदी है, बैन है। और अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो महिला नहीं पहनती है तो उस पर जुर्माना, उसको दंडित किया जाता है अगर कोई महिला नहीं इस ड्रेस कोड का फॉलो नहीं करती, और उसको इम्प्रिजनमेंट जेल भेजा जाता है और कोड़े की सजा हो सकती है। कोड़े भी लगाए जाते हैं वहाँ की औरतों को अगर कोई औरत पब्लिकली हिजाब नहीं पहनती है तो। ये दीज आर द कॉजेज ऑफ रेज। संसद में हिजाब और शुद्धता कानून भी पास कर रखा था ताकि नियम को और सख्त बनाया जाए। वहाँ की जो पार्लियामेंट है, सूरा है, हिजाब और शुद्धता पर कानून बना रखा है और उसका इन्फोर्स होता है। और जो चिंगारी जिस चीज़ को लेकर फूटती है वो हिजाब था। और महसा अमीनी, आप नाम सुने होंगे, वहाँ की है महसा अमीनी। ये एक महिला थी, इनके बारे में गया था। ये 22 साल की महिला थी और ये तेहरान घूमने गई थी सितंबर 2022 में। और यहीं से चिंगारी विद्रोह की फूटती है और महिलाएं सड़क पर आती हैं और एक प्रोटेस्ट 2022 से ईरान में चलता आ रहा है, जो इस समय पूरी स्पीड पर है, अपने शबाब पर है। 13 दिसंबर 2022 को उन्हें ईरान की मॉरलिटी पुलिस, मैंने बताया था कि मॉरलिटी पुलिस अरेस्ट करती है। 13 सितंबर 2022 को महसा अमीनी को वहाँ की मॉरलिटी पुलिस हिजाब न पहनने के वजह से गिरफ्तार किया था और उनको कस्टडी में लाया गया था, जहां उनकी डेथ हो गई थी। और इसको लेकर एक बड़ा बवंडर वहाँ मचा था। हाई लेवल पर औरतों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था, उनके साथ साथ वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो भी। तो इन्हीं महसा अमीनी की वजह से ही ईरान की जो आज हालत हुई है वो बहुत कुछ हद तक ये इवेंट्स उसके लिए जिम्मेदार है। और परिवार, और नेक्स्ट है परिवार और जनता का दावा। बताया कि ये इनके जो महसा अमीनी के परिवार के लोग थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो विटनेस थे, उन्होंने कहा कि पुलिस ने महसा अमीनी को अरेस्ट करने के बाद उसको प्रताड़ित किया था, मारा पीटा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। अब नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी बर्डन। मैंने बताया जो प्रोटेस्ट का, वर्तमान प्रोटेस्ट का जो एक बड़ा रीजन है वो है फॉरेन पॉलिसी बर्डन। ये ईरान की जो विदेश नीति है वो है इजराइल को अपोज करना और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना, फ़िलिस्तीन में जो हमास संगठन है उसको एड करना, हथियार देना, इसी तरह जो हिजबुल्लाह गुट है उसको, और हूथी के विद्रोहियों को, शिया मलेशिया विद्रोहियों को, इनको एक बड़ी मात्रा में एड दी जाती है। और सिटीजन पूछते हैं वहाँ के कि व्हाई मनी इज़ नॉट स्पेंट ऑन द ईरान इटसेल्फ। इन एक भारी भरकम सहायता इन प्रॉक्सी संगठनों को ईरान द्वारा दी जाती है, जिसको लेकर वहाँ के नागरिक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये पैसा जो आप इन प्रॉक्सी संगठनों को, हमास, हूती और हिजबुल्लाह को दिया जा रहा है, ये क्यों नहीं ईरान के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता। ये एक बड़ा कारण है वहाँ की नाराज़गी का। अब है करप्शन से एलिगेशन। क्योंकि इतने दिनों से अगर कोई 50 साल, 30 साल, 40 साल से सत्ता में काबिज रहेगा तो उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगाए जाना स्वाभाविक है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है वहाँ की। और वेल्थ इनइक्वलिटी फ्यूल्स, ये इसको लेकर भी वहाँ के लोग नाराज हैं। और ख़ासकर यूथ डिससेटिस्फैक्शन, वहाँ का युवा आज की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन है, रिलीजियस कंट्रोल है या सोशल कंट्रोल है, उसको लेके नाराज है। और दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको रोज़गारी नहीं मिल रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेकार घूम रहे हैं, उसको लेकर रोष है। और जो फॉरेन पॉलिसी है ईरान की, उसको लेकर यहाँ के यूथ में, युवाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। और ये युवा मिलकर महिलाओं के साथ इनका जो पैक्ट बना है, और आज जो ईरान की वर्तमान हालत है वो बहुत कुछ हद तक यही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। विदेश नीति पे भी असंतोष है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। युवा पीढ़ी नाराज़गी है और शासन प्रणाली, वहाँ से वहाँ की जो धार्मिक रिलीजियस प्रणाली है उसको लेके वहाँ में ज़बरदस्त
ईरान में आक्रोश है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि जो ईरान में मौजूदा हालात हैं, जो प्रोटेस्ट है, अनरेस्ट है, जो अनस्टेबिलिटी है, जो वायलेंस हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रहा है और मास लेवल पर मुजाहरे प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पीछे ये रीजन्स हैं जिनको हमने बताया। और जो जनता आयतुल्लाह खामनेई को सर आंखों पर बैठाई थी 1981, 82, 83 से लेकर आज तक, आज उसी आयतुल्लाह अली खुमैनी के विरोध में जनता नारे लगा रही है, उनके पोस्टर फाड़ रही है, उनके पुतले जला रही है। किसी भी समय किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। और जो हमारे पॉलिटिकल्स जो एनालिस्ट हैं या जो इस तरह से एक्सपर्ट हैं, उनकी माने तो किसी भी हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं ईरान के कि किसी भी समय अमेरिका और इजराइल मिलकर वहाँ हमला कर सकते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के जो रिसेंट हालिया बयान हैं उनसे भी साफ तौर से कहा जा सकता है, या आशंका जताई जा रही है कि किसी भी समय ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर सकते हैं। और अगर ईरान पर हमला होता है तो मुझे लगता है कि ईरान की मदद के लिए रूस और चाइना भी आगे आएंगे और भी कंट्रीज आएंगी। वेनेजुला का हाल जो अमेरिका ने किया था, मुझे नहीं लगता कि वो हाल अगर ईरान की होती है, कर तो अमेरिका सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि अमेरिका बहुत ठोक बजाकर या समझ बूझकर कोई स्टेप्स इस मामले में लेगा। चूँकि अब अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है टू मैक्सिमम एक्सटेंट कि चाइना और रसिया चुप नहीं बैठेंगे। और अगर ईरान ने पर हमला हुआ तो ईरान भी बदले में जो अमेरिकन बेसेज हैं, एयर बेसेज हैं कतर में, यूएई में और सऊदी अरेबिया में, तुर्की में और जो मिडल ईस्ट में हैं उन पर भी हमला करेगी। इसलिए जो मिडल ईस्ट के मुस्लिम अरब देश हैं वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। लेकिन स्थिति कुल मिलाकर बेहद संवेदनशील है, सेंसिटिव है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इंतज़ार करना उचित रहेगा कि आगे क्या हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया में। मैं इसी तरह की और खबरें लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूबल लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। सुल्तान समद, वसुदेव IAS अकाडमी, लखनऊ। थैंक यू।